हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएचडी की जर्नी के बारे में कि पीएचडी की जर्नी रजिस्ट्रेशन फॉर्म से लेकर थीसिस सबमिशन तक आपकी क्या रहने वाली है। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगे कि स्पीड स्लो है तो आप स्पीड डबल कर देख सकते हैं। नेगेटिव कमेंट से बचें। पीपीटी तैयार करने में काफ़ी टाइम लगा है, इसलिए हमारी मेहनत को भी देखें और इस तरह से ट्रीट ना करें कि पता नहीं क्या बताया है। कि इस पीपीटी को तैयार करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, क्योंकि एक एक चीज़ हमको बिल्कुल सटीक और स्पष्ट आपको बतानी थी कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपकी जर्नी क्या रहने वाली है। तो पेशेंस बनाकर वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि आप देखिए स्किप कर देते हो फिर आप रिपीटेड क्वेश्चंस पूछते हो। तो आज रिपीटेड क्वेश्चन, इसके बाद आपको क्वेश्चंस ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में ही यहाँ पर डिस्कस कर दी हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखना है शुरू से एंड तक। पीपीटी कैसे बनी है वो सब भी आप जब लास्ट तक देखोगे वीडियो को तो आपको पूरी क्लियरिटी यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, अगर स्पीड स्लो लगे ना जहाँ पर भी, तो आप डबल स्पीड में देख सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले एक बार आपको पूरा यहाँ पर पीपीटी का सार दिखा देते हैं, सारी स्लाइड। पीएचडी अ जर्नी टू सक्सेस, इसके बाद कैसे तैयार की गई, क्या क्या प्रोसेस हुआ, ये आज हम सारा देखेंगे वन बाय वन यहाँ पर कि क्या आज हम बताने वाले हैं। तो इससे एक आपको आइडिया मिल जाएगा। समोसे फ्रूटी सारी चीज़ें हमने यहाँ पर दिखाई। आरडीसी मीटिंग, प्रोग्रेस रिपोर्ट, सेमिनार, क्या क्या करना है, थीसिस सबमिशन। ठीक है, ये सारी आज हम सारी चीज़ें वन बाय वन आपको डिस्कस करेंगे। तो पेशेंस बनाकर वीडियो को पूरा देखना है। पीएचडी अ जर्नी टू सक्सेस, अगर बात करें पीएचडी की हाईएस्ट डिग्री होती है। इस डिग्री को अचीव करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। देखिए पुराने टाइम की बात करें, पुराने टाइम में तो डॉक्टर नाम के आगे कोई भी लगवा सकता था, लेकिन अब पीएचडी करना अपने आप में एक जंग है। पहले आपको नेट या जेआरएफ एग्ज़ाम क्लियर करना है। अगर नेट जेआरएफ भी नहीं है तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है। एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू आपको पीएचडी करनी है। ठीक है, तो अब आसान नहीं रहा है, फिर प्रोसेस काफ़ी लंबी है, 3 से 5 साल। ये टाइम भी एक्सटेंड हो जाता है, किसी किसी का 6, 7, 8 साल तक भी चला जाता है। तो आसान नहीं है। पीएचडी अपने आप में एक ऐसी डिग्री है जिसमें क्या चाहिए, पेशेंस चाहिए। ठीक है, यहाँ पर पेशेंस की ज़रूरत होती है। उतावलेपन वाले पीएचडी नहीं कर पाते, वो क्या करते हैं, या तो बीच में छोड़ देते हैं पीएचडी को, या फिर इधर उधर निकल लेते हैं। ठीक है, उनकी डिग्री अवॉर्ड नहीं हो पाती। देखिए पीएचडी करने से क्या होता है, एक तो आपको मैच्योरिटी का पता लगता है, चीज़ें कैसे हैंडल करनी है वो, और प्लस आपके नाम में इंक्रीमेंट हो जाता है, डॉक्टर लग जाता है। जैसे डॉक्टर XYZ जो भी आपका नाम है, तो डॉक्टर लगना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। तो पीएचडी अ जर्नी टू सक्सेस स्टार्ट करते हैं। पीएचडी जर्नी रजिस्ट्रेशन फॉर्म टू थीसिस सबमिशन। आज की वीडियो में हम देखिए वीडियो 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटे या उससे भी प्लस जाए तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना है, आपके काम ही आएगी। ठीक है, आपको 10 वीडियो देखने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम भी बार बार बोलते हैं कि प्लेलिस्ट बना रखिए, वो देख लीजिए। अब सिंपली हम ये बोलेंगे, एक वीडियो बनाई हुई है उसको देख लीजिए, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपकी जर्नी है रजिस्ट्रेशन फॉर्म से लेकर थीसिस सबमिशन तक क्या रहने वाली है। इस वीडियो में हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा के बारे में यहाँ पर सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ऐसे ही बाकी वीडियो हम अदर यूनिवर्सिटीज़ पर लाएंगे। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, या छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर, या फिर वाराणसी की जो यूनिवर्सिटी है उससे रिलेटेड BHU, DU, JNU। ठीक है, ये सारी एक एक कर हम यहाँ पर, या जामिया मिलिया इस्लामिया,
AMU, सारी यूनिवर्सिटी हम एक एक कर बताएंगे। लेकिन आज स्टार्टिंग होगी सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से। ये प्रिपेयर्ड की गई है रोहित गौतम सर द्वारा, रिसर्च स्कॉलर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा। तो ये हमारी यहाँ पर एक सुंदर सी फोटो है, ठीक है। बढ़ते हैं स्टार्टिंग, यहाँ नंबर 1 पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, नोटिफिकेशन रिलीज। जैसा कि आप सभी को पता है, नोटिफिकेशन के लिए पहले स्टूडेंट्स ने काफ़ी बार पूछा था, फिर नोटिफिकेशन रिलीज हुई। यहाँ हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे कि ये चीज़ें आप कर चुके हो। तो नोटिफिकेशन आया था 30 जून 2024 को, ठीक है। इसके बाद नोटिफिकेशन आया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिशन स्टार्ट हुआ, रजिस्ट्रेशन करना आपने स्टार्ट किया था। यहाँ भी आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। किसी का फ़ोटो नहीं लग रहा था, किसी के साइन नहीं हो पा रहे थे, किसी की फ़ीस कटी थी तो फॉर्म सबमिट नहीं हो पाया। काफ़ी दिक्कतें यहाँ भी आपको देखनी पड़ी थी। तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन इन्फो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका सबमिट हो गया था। इसके बाद फिर आप आगे बढ़े थे, डेट एक्सटेंड हुई थी, डेट एक्सटेंडेड फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए डेट भी एक्सटेंड हुई थी, कुछ दिन टाइम बढ़ा था, ठीक है। जो फॉर्म नहीं भर पाए थे उनको फिर से टाइम दिया गया था। इसके बाद एंट्रेंस एग्जाम डेट डिक्लेयर हुई थी, पहले डिक्लेयर हुई थी 28 जुलाई 2024, लेकिन किन्हीं कारणवश वो डेट क्या है नहीं हो पाई। फिर एंट्रेंस एग्जाम डेट एक्सटेंड की गई थी 28 जुलाई 2024 से 18 अगस्त, रक्षाबंधन से एक दिन पहले, रक्षाबंधन से एक दिन पहले आपका एग्जाम हुआ था, सभी को पता होगा, 18 अगस्त 2024 को। और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वालों का हुआ था 22 अगस्त 2024 को। तो ये सारी चीज़ें आपकी आंखों के सामने अब आ रही होंगी। इसके बाद एडमिट कार्ड रिलीज हुआ था, ठीक है, डेट क्लियर हो गई, फिर एडमिट कार्ड रिलीज हुआ, फिर आपका एंट्रेंस एग्जाम हुआ। कुछ स्टूडेंट्स का 18/8/2024 को, कुछ क्या मोस्टली स्टूडेंट का, और बाकी जो बच्चे थे एग्रीकल्चर वाले उनका 22 अगस्त 2024 को हुआ था, ठीक है। अब इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, आंसर की रिलीज हुई बट विदाउट पेपर, पेपर नहीं दिया गया, बोल दिया आंसर की देख लो और इसी में खुश हो जाओ, ठीक है। आंसर की दी, रिजल्ट पेपर का आता पता नहीं था। इसके बाद ऑब्जेक्शन रेज करने को बोला गया। ऑब्जेक्शन कहाँ से रेज करते जब पेपर ही नहीं दिया गया, तो ये एक तरह से क्या है फॉर्मेलिटी थी बस कि ऑब्जेक्शन रेज करो, ठीक है। अब सीधी सी बात है, आपको क्या है एक प्लेट दे दी, ठीक है, उसमें क्या है लड्डू रख दिए, लड्डू रख दिए, ये लड्डू हैं। अब इसके बाद यहाँ पर ऊपर से पन्नी लगाकर इसको लॉक कर दिया, ठीक है, बस आपसे बोल दिया लड्डू खा लो। अब सीधी बात है, पन्नी पैक है, ऊपर से लड्डू कहाँ से, बोल दिया कि इसको खोलना मत, लड्डू खा लो। तो आपके साथ भी ऐसे ही एक तरह से प्रैंक हो गया था, ठीक है, कि ऑब्जेक्शन रेज करो लेकिन पेपर नहीं दिया गया, मीन्स लड्डू खा लो, पन्नी मत हटाना, ठीक है। इसके बाद स्कोर कार्ड मार्क्स रिलीज हुए, लेकिन कट ऑफ का अता पता नहीं लगा था, अभी तक भी अता पता नहीं लगा है कि आप कितने पर किसकी कट ऑफ लगी है। हालांकि एक नोटिस और आया, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट रिलीज, ठीक है, कब की 20-21 सितंबर की डेट आ गई है, ठीक है। इसको लेकर स्टूडेंट्स में अभी काफ़ी जोश खरोश बना हुआ है, ठीक है, लगे हुए हैं काम में, डॉक्यूमेंट जुटाने में लगे हुए हैं, काम में वो लगे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई, 20-21 की डेट आ गई है। तो यहाँ हमने तेज़ी से इसलिए बताया क्योंकि चीज़ें ये बाकी सारे पॉइंट आपको 11 के 11 पॉइंट पता हैं। अब यहाँ आते हैं मुद्दे पर, काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किस किस को आना है। अब देखिए सारे स्टूडेंट मत आ जाना, दिक्कत होगी। क्यों दिक्कत होगी? क्योंकि यूनिवर्सिटी ने सिंपली एक नोटिस दिया है, उसमें बोला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा पीएचडी एडमिशन 2023-24 नोटिस काउंसलिंग प्रोग्राम या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्या बोला है? द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ ऑल द पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम 2023-24 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। क्वालिफाइड पर
स्टार लगा दिया है। क्वालिफाइड मीन्स अभी बताते हैं कौन क्वालिफाइड हैं, ठीक है, ये स्टार लगा है। एंड एग्जेम्प्टेड कैटेगरी, ठीक है, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी वालों को बुलाया है और जिनका एंट्रेंस क्वालिफाई हुआ है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी गई है, अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। कैंडिडेट्स विल बी हेल्ड ऑन 20-21 सितंबर 2024 इन द यूनिवर्सिटी कैंपस। ऑल द कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग देयर ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ध्यान से सुनना, फिर पूछोगे कि सर क्या लेकर आना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। इसके साथ साथ आपको 2 सेट फोटोकॉपीज के, 2 सेट किसके, फोटोकॉपीज के। डिटेल्ड प्रोग्राम विल बी डिस्प्लेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट सून। मीन्स अब सब्जेक्ट वाइज आपको बता देंगे कि 20 को किनको आना है, 21 को किनको आना है, सब्जेक्ट के हिसाब से बता देंगे और किस जगह आना है, ठीक है, वो सारी चीजें बता देंगे। ये नोटिस आया था 6 सितंबर 2024 को डीन रिसर्च। क्वालिफाइड कैंडिडेट्स किनको माना है उन्होंने, जनरल और ओबीसी कैटेगरी के जिन भी स्टूडेंट के 50 से ऊपर मार्क्स हैं वो आ जाएं। एससी एसटी दिव्यांग कैटेगरी के जिनके भी 45 नंबर हैं या ऊपर हैं वो आ जाएं। उससे नीचे वाले जिनके 33 हैं, 17 हैं, 42 हैं, 44 हैं या फिर 12 हैं वो प्लीज़ ना आए, क्योंकि टाइम ही आप फोड़ोगे। यूनिवर्सिटी कैंपस आओगे, होगा कुछ नहीं। एक आवाज़ आएगी कि जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स जनरल या ओबीसी के 50 से नीचे हैं प्लीज़ घर चले जाएं, या एससी एसटी दिव्यांग कैटेगरी के स्टूडेंट हैं जिनके 45 से कम नंबर हैं वो घर चले जाएं। कोई रिक्वेस्ट आपकी नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि ये रूल है और रूल फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इस लाइन को हमारी भी सुन लेना, बाद में कभी पता लगा सर बताया नहीं था। इसलिए सारी चीज एक एक पॉइंट हम यहाँ पर आज विस्तार में बताएंगे। अब एग्जेम्प्टेड कैटेगरी को लेकर स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, सिंपली लिखा है रेगुलर टीचर्स ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस, ठीक है। जो रेगुलर टीचर हैं यूनिवर्सिटी और कॉलेज के, उनको एग्जेम्प्टेड में रखा है। नेशनल फेलोशिप अवार्डेड कैंडिडेट्स, चाहे उनका जेआरएफ हो, एनएफएससी हो, एनएफएसटी हो, एनएफओबीसी हो या अदर फेलोशिप, कोई भी नेशनल लेवल की कोई भी फेलोशिप हो, नेशनल लेवल की, ध्यान रखना स्टेट लेवल की नहीं, नेशनल लेवल की कोई भी फेलोशिप है वो एग्जेम्प्टेड में रहेंगे। गेट क्वालिफाइड विद 95 एंड अबव परसेंटाइल, जिनका गेट क्वालिफाइड है 95 परसेंटाइल या उससे ऊपर के, उनको एग्जेम्प्टेड में रखा है। एमफिल कैंडिडेट्स ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से जिन्होंने भी एमफिल की है 55% या उससे अबव मार्क्स आए हैं उनको भी एग्जेम्प्टेड में रखा है। अब यहाँ पर एक डाउट है, रेगुलर टीचर्स ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज, कुछ ऐसा मेंशन नहीं है कि इस यूनिवर्सिटी के लेने हैं या सारी यूनिवर्सिटी के लेने हैं। जैसे एमफिल कैंडिडेट्स में लिख दिया ना ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, तो सिर्फ एमफिल इस यूनिवर्सिटी वाले ही चलेंगे, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है कि रेगुलर टीचर। अब देखिए रेगुलर टीचर होने चाहिए एडहॉक वाले या जो टेंडर पर लगते हैं या कॉन्ट्रैक्ट पर लगते हैं, उनको यहाँ पर काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सा कॉलेज ये कहीं मेंशन नहीं है। इतना समझ आया? कोई डाउट हो तो फिर पूछ लेना, वैसे आज हम कोई डाउट आपका छोड़ेंगे नहीं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या काउंसलिंग में किसको आना है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लाने हैं काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा पीएचडी एडमिशन 2023-24 एक नोटिस आया है। डॉक्यूमेंट कौन कौन से? एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, अब देखिए ये वर्ड बोला है एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, तो यहाँ पर ये लाने हैं। इसके बाद हमने जो टीसी, सीसी और जो माइग्रेशन है वो चीजें आप बाद में देना, ठीक है। अगर किसी का नहीं आ पा रहा है काउंसलिंग के बाद में मांग लेंगे, ठीक है, अभी नहीं मांगेंगे। जब प्री पीएचडी में आपका एडमिशन हो जाएगा तब की बात है। इनको इसलिए साइड रख दो, इनको क्या है थोड़ा साइड में रख दो। बात अब मुद्दे की करते हैं। हाई स्कूल मार्कशीट लानी है, इंटरमीडिएट मार्कशीट लानी है, ग्रेजुएशन मार्कशीट फाइनल ईयर की लानी है।
अगर सारी ले आओ तो वो भी ले आना, सारी 3 साल की, वरना फाइनल की ले आना। पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, डिग्री नहीं है तो बोल देना सर अभी डिग्री नहीं है, ये मार्कशीट से काम चल जाएगा। एमफिल मार्कशीट अगर आपने एमफिल की है तो वो, फेलोशिप सर्टिफिकेट अगर आपका नेट जेआरएफ है या अदर फेलोशिप कोई भी है वो लेकर आना है, तभी तो पता लगेगा आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में हो। गेट सर्टिफिकेट अगर गेट क्वालिफाइड 95 परसेंटाइल और अबव तो वो लेकर आना है, कम है तो मत लेकर आना, कोई वैल्यू नहीं रहेगी। कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, अगर आप एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो तो आपको कैटेगरी ईडब्ल्यूएस हो कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पर, या पीएच कैंडिडेट हो, पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी तो आपको यहाँ पर लाना है, या दिव्यांग सर्टिफिकेट लेकर आना है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, फोटोकॉपी ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर, ठीक है, अपॉइंटमेंट लेटर की फोटोकॉपी लानी है इन केस ऑफ पार्ट टाइम पीएचडी, अगर आप पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हो तो, ठीक है। पार्ट टाइम पीएचडी रिक्वेस्ट लेटर, अपने डिपार्टमेंट से, जिस भी डिपार्टमेंट में आप जॉब करते हैं वहाँ से आपको एक पीएचडी रिक्वेस्ट लेटर लेकर आना है, काउंसलिंग में दिखाना है, ठीक है। आपसे पूछेंगे पार्ट टाइम पीएचडी कर रहे हो तो आप कई डिपार्टमेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है, तो उस पर साइन लेकर आने हैं, जो भी आपके डिपार्टमेंट के हेड होंगे, ठीक है, तो उनसे साइन करवा कर लाना है, उनको कोई दिक्कत तो नहीं है आपके पीएचडी करने से। ये एक तरह से इसको आप एनओसी भी बोल सकते हो, या रिक्वेस्ट लेटर लिखा है तो वो लिखवा कर लेकर आना है, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ ऑल द अबव डॉक्यूमेंट, 2 सेट लेकर आना है, ठीक है, 2 सेट देना है। और पासपोर्ट साइज फोटो 1 नहीं 4 लेकर आने हैं, ठीक है। 4 इसलिए क्योंकि और भी ज़रूरत पड़ती रहती है इसके अलावा, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट तो कंपलसरी है, बाकी आप कुछ डॉक्यूमेंट्स अड़ाना चाहते हो, लेकर आना चाहते हो, फोल्डर में रख कर ले आना, ठीक है। तो ये तो रहे डॉक्यूमेंट। अब मुद्दे की बात आते हैं, काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या होगा। स्टूडेंट्स में अभी भी जोश बना हुआ है कि सर हम आ रहे हैं 20-21 को, क्या होगा ऐसा, तो क्या होगा अब देखो, ठीक है। फोटो को अदरवाइज मत लेना, इधर भी फोटो लगाए इधर भी फोटो लगाए, ठीक है। ये है एग्जेम्प्टेड कैटेगरी स्टूडेंट, ये है एंट्रेंस एग्जाम स्टूडेंट्स जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम पास किया था, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम पास्ड स्टूडेंट्स, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी स्टूडेंट। सब्जेक्ट है आपका, हम ज्योग्राफी है हमारा सब्जेक्ट, तो ज्योग्राफी ही बता देते हैं। तो ज्योग्राफी में मान लीजिए जो टीचर या असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो, ठीक है, इधर आएंगे, टीचर्स या असिस्टेंट प्रोफेसर्स जो भी फैकल्टी हैं, ठीक है, रेगुलर मोड में होने चाहिए, रेगुलर टीचर्स, या जेआरएफ कोई भी फेलोशिप हो, जेआरएफ, एनएफ ओबीसी, एनएफ एससी, ठीक है, ईटीसी हम इतना नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, या फिर गेट क्वालिफाइड 95 परसेंटाइल और अबव, तो इन लोगों को इस एक रूम में ही बिठाया जाएगा। और एमफिल सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जिनकी एमफिल में 55% हो, DBRAU आगरा से होनी चाहिए, ठीक है, उनको बिठाएंगे एक रूम में, तो ये रूम नंबर 1 में बिठा दिए, ठीक है। अब मान लीजिए ज्योग्राफी में है 25 सीट, अब 12.5 तो बांटेंगे नहीं, या तो 1-2 सीट, एक सीट बढ़ा सकते हैं, बढ़ाई जा सकती है, 26 कर सकते हैं, तो मान लीजिए 13 इधर चुनने हैं, 13 इधर चुनने हैं। पीएचडी एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम पास्ड स्टूडेंट इधर बिठा दिए और ये इधर बिठा दिए, इनके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, देखो ये डॉक्यूमेंट लेकर आए हैं जैसे, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट, ये भी डॉक्यूमेंट लेकर आए हैं। सर मैम बैठे रहेंगे आगे, एक एक कर कर नाम बोलेगा, उनको जाना है, उनके पास बैठना है, सारे डॉक्यूमेंट दिखाने हैं, ठीक है। इधर जिनके जनरल कैटेगरी, जनरल या ओबीसी, जिनके 50 और अबव मार्क्स हैं वो बैठना है, बाकी नहीं बैठने देंगे। एससी, एसटी,
और PWD या दिव्यांग बोल सकते हो उनके 45 और अबव। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर EWS को किधर रखा जाएगा, EWS को भी 50 में ही रखा जाएगा। तो 45 और अबव ये स्टूडेंट बैठे, इनसे कम नंबर हैं जिनके भी प्लीज़ वो ना आए, कम नंबर हैं वो ना आए, उनका टाइम ही खराब होगा, पैसा खर्च होगा, क्योंकि लेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे सारे, जितने भी हमने अभी इस स्लाइड में देखे ये डॉक्यूमेंट बताएं, ये सारे चेक होंगे। फिर एक बनेगी लिस्ट, आपकी फाइल पर यहाँ पर रिमार्क लिख दिया जाए कौन से डॉक्यूमेंट नहीं आए हैं, कौन से आए हैं, ऐसे टिक लगता रहेगा। आपके नाम की फाइल बनेगी, वहाँ पर टिक लगेगा, लास्ट में ऊपर की तरफ एक रिमार्क बना दिया जाएगा स्टार करके, आपको A-B-C इस कैटेगरी में रखा जाएगा। A वालों का मान लीजिए सिलेक्शन पक्का है, लेकिन वहाँ आपको दिखाएंगे नहीं। अब आ गए आप घर आ गए। 20-21 सितंबर 2024 को काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद क्या होगा। अब आप घर आ गए, ध्यान से सुनना, फिर आप बार बार एक ही सवाल पूछते हो कि सर अब क्या होगा, ठीक है, ध्यान से सुनते रहना है। अब मान लीजिए आ गए आप घर, इसके बाद काउंसलिंग जैसे ही हुई 8 या 10 दिन का टाइम लगेगा, फिर आएगा आपका क्या, फाइनल रिजल्ट, ठीक है। फाइनल रिजल्ट कैसे डिक्लेयर होगा, देखिए फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा जैसे मान लीजिए 20 या 21 सितंबर को आपकी काउंसलिंग हुई, तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आपका क्या है, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब मान लीजिए जैसे ज्योग्राफी की काउंसलिंग हुई थी, अब यहाँ पर ऐसे नहीं आएगा कि एंट्रेंस वालों का नाम एक तरफ देंगे या एग्जेम्प्टेड वालों का एक तरफ दे, एक ही लिस्ट में आएगा, लेकिन उनके नाम के आगे लिखाएगा कि ये एग्जेम्प्टेड में सेलेक्ट हुए हैं, ये एंट्रेंस में। जैसे राजू ने पास किया है, एंट्रेंस से फाइनल सिलेक्शन हुआ। पप्पू ने एग्जेम्प्टेड में। राम प्यारी आई हैं एंट्रेंस से, राम प्यारी। सुशीला देवी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी, ठीक है। इस तरह से नाम आएंगे। पुष्पा रानी ने एंट्रेंस पास किया था, ठीक है। डुग्गू, किट्टू, ऐसे नाम जो भी होंगे सबके, तो वो एग्जेम्प्टेड या एंट्रेंस, ठीक है। डुग्गू, किट्टू जो भी हैं, ठीक है, और जो भी नाम हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक लिस्ट बन जाए। अब आगे आपका फाइनल सिलेक्शन। अब आप चाहे तो डीजे बजा सकते हो, चाहे खुश हो सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये लिस्ट अब फाइनल हो गई है। अब आपको कोई दिक्कत यहाँ नहीं होगी। बट अभी थम जाओ, मत बजाओ अभी डीजे, रुक जाओ थोड़ी देर, 2 मिनट बाद बजाना, ठीक है। तो अब आ जाओ प्री PhD कोर्स वर्क फीस सबमिशन। अब जैसे ही फाइनल रिजल्ट आ गया, फाइनल रिजल्ट नाम आ गया, जैसा नाम हमने बताया, डुग्गू, पप्पू, राम प्यारी, सुशीला, पुष्पा, सबके नाम आ गए। फाइनल रिजल्ट आ गया। अब आपको एक नोटिस आएगा। क्या आएगा, एक नोटिस आएगा। नोटिस जारी कर दिया जाएगा कि आप अपनी फीस इस डेट से इस डेट तक सबमिट कर दीजिए। फीस सबमिट हुई। कितने स्टूडेंट ने की, मान लीजिए सब्जेक्ट में ज्योग्राफी में 25 सीटें थी, 25 में से 20 ने फीस सबमिट की, 5 ने नहीं की, तो वो सीटें रह गई खाली। वो सीटें क्या रह गई, खाली। तो अभी सिलेक्शन कितने हुए, 20, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन उसका माना जाएगा जिसने फीस सबमिट की है, रिजल्ट वाले का नहीं, ठीक है। अब बजा दो ढोल या डीजे जो भी बजाना है, क्योंकि अब आपकी हो गई है फीस सबमिट। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आप चाहे अपने आस पड़ोस वालों को लड्डू भी खिला सकते हो, ठीक है, मट्ठी खिला सकते हो या समोसे खिला सकते हो, वो ये एक्स्ट्रा बातें हैं, ठीक है, तो ये सब खिला सकते हो। अब सेकंड काउंसलिंग के लिए रुक जाओ, ठीक है। अब 20 स्टूडेंट ले लिए, अब 5 सीट तो भाई खाली रह गई, ये भी तो भरनी है।
अब ध्यान से सुनना, ध्यान से। अब ये 5 सीट में से 2 तो खाली हो गई एंट्रेंस वाली, ठीक है, और 3 हो गई एग्जेम्प्टेड कैटेगरी वाली। तो 2 जो एंट्रेंस की हैं वो उनसे भरी जाएगी, 3 जो एग्जेम्प्टेड है उनसे। बट जिनके 50 या 45 जो भी हैं नंबर, मान लीजिए जो काउंसलिंग में बाहर हो गए थे फर्स्ट काउंसलिंग में, उनको कॉल कर कर बुला लिया जाएगा कि भाई आ जाओ, जगह खाली है। 3 स्टूडेंट को कॉल कर कर बुला लेंगे, वो आते हैं, फिर वो फीस सबमिट करते हैं। तो 3 सीट तो ये भर गई जो एग्जेम्प्टेड की थी, ठीक है। तो एंट्रेंस वालों को बुला लेंगे कि भाई तुम भी आ जाओ, ठीक है। अब भर गई 25 सीट पूरी की पूरी। इस तरह से सेकंड काउंसलिंग का मतलब ये है, ठीक है। ये मत समझना कि जिनके 50 से नंबर कम आए हैं उनको बुला लिया जाएगा, वो तो पहले ही बाहर हो गए हैं, ठीक है, उनका आप कोई लेना देना नहीं है। या जिनके 45 नंबर हैं SC ST PWD के, उनको नहीं बुलाएंगे। बुलाएंगे उनको जो फर्स्ट काउंसलिंग में बाहर भी नहीं, जिनका मान लीजिए जैसे किसी की मार्कशीट नहीं आई, रिजल्ट नहीं आया, तो उनके नाम के आगे एक रिमार्क लिख देंगे कि उनका भी रिजल्ट नहीं आया, होल्ड पर रख दिया है, तो उनको फिर बुला लिया जाएगा। समझ आया सेकंड काउंसलिंग का मतलब? ठीक है। अब आता है ओरिएंटेशन प्रोग्राम। फीस भर दी आपने, अब यहां पर आप अपने बंधु या बंधियों से मिलेंगे। मीन्स बंधु मतलब दोस्तों से, या अपनी जो भी लड़की दोस्त है जो आप बातचीत से बना लिए हो, आप काफ़ी खुराफाती लोग होते हैं, बात करने लग जाते हैं, ठीक है। बंधु या बंधी जो भी हैं आपकी, तो ये बैठे, देखे सब बैठ गए एक हॉल में, बड़े से हॉल में बिठाया जाएगा। सर आएंगे, 5-6 सर, मैम, ठीक है। हाँ, तो ओरिएंटेशन में देखिए सर आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे PhD का, सर या मैम, ठीक है। यहाँ पर पूरा प्रोसेस बताएंगे कि आपको आगे PhD में कैसे फर्दर मूव करना है, ठीक है। सारी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। अब ये सारी जानकारी देने के बाद क्या होगा, जब आप घर जाने को होगे, तो घर जाने को होगे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगी एक अच्छी सी चीज़। वो क्या होगी? लड्डू मिलेंगे, समोसे मिलेंगे, फ्रूटी मिलेगी, और बाकी अदर चीज़ें भी मिलेंगी खाने पीने की, ठीक है। खाने पीने की चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी, वो भी खा लेना है, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ का ध्यान भी रखना होता है, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं। ओरिएंटेशन प्रोग्राम खत्म। अब यहाँ होती हैं प्री PhD कोर्स वर्क क्लासेस स्टार्ट, ठीक है। प्री PhD कोर्स वर्क क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। पहला दिन सबसे अच्छा दिन होता है, उसको स्किप मत करना, फर्स्ट डे। अब यहाँ पर आप जाओगे, नए नए दोस्त मिलेंगे, ठीक है, नए नए दोस्त मिलेंगे। तो आपकी क्लासेस कैसे लगेंगी, कहाँ लगेंगी, पूरा फॉर्मेट पहले बता दिया जाएगा। मान लीजिए IIT खंडारी में आपकी क्लास लगी, IIT खंडारी, या फिर KMI पालीवाल में आपकी क्लास लगी, तो इस तरह से आपको सारा प्रोसेस यहाँ पहले बता दिया जाएगा। फिर आपको किन किन सर की क्लास लगनी है, सर की या मैम की क्लास कब कब लगनी है, वो सारी चीज़ें बता दी जाएंगी, ठीक है। क्लास टाइमिंग क्या रहेगा वो भी बता दिया जाएगा। हमारे टाइम पर टाइमिंग जो होता था इवनिंग में होती थी 3 से 5 और 4 से 6, गर्मियों में 4 से 6, और जब सर्दी आई तो 3 से 5। ये चीज़ें टाइमिंग बता दी जाए। 2 घंटे की होती थी, 1 घंटे की रिसर्च मेथडोलॉजी की क्लास होती थी, और 1 घंटे की IT की मीन्स कंप्यूटर की क्लास होती थी। तो इस तरह से क्लास चलती थी। आपको सारा डिपार्टमेंट बता दिए जाएंगे, कहाँ क्लास लगेगी, कौन से सर क्लास लेंगे, कौन सी मैम क्लास लेंगे, किस डे को कौन से सर की होगी, किस डे को मैम की होगी। ऐसे ही IT में किन सर की किस दिन होगी, और किन मैम की या किन सर की किस दिन होगी। तो पूरा शेड्यूल आपको दे दिया जाएगा, उस हिसाब से क्लासेस आपकी फर्दर
मूव करेंगी, खंडारी में भी चलेंगी, पालीवाल पार्क कैंपस में भी आपकी क्लासेस चलेंगी। इसके बाद क्लासेस के टाइम में ही मेंटोर सिलेक्शन ओनली फॉर 6 मंथ। मेंटोर का मतलब होता है जो 6 मंथ का आपका प्री पीएचडी कोर्स वर्क होगा उसमें आप मेंटोर ले सकते हो, सुपरवाइजर नहीं, सुपरवाइजर अभी बताएंगे, सुपरवाइजर अलग से ले सकते हो, तो आप मेंटोर ले सकते हो। वो क्या है 6 मंथ आपको गाइड करेंगे। अब वो कोई भी कॉलेज के हो सकते हैं, ठीक है, किसी भी कॉलेज के हो सकते हैं, आपको वो यहाँ पर गाइड करेंगे, ठीक, कि क्या टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हो, किस टॉपिक पर आप अपनी पीएचडी कर सकते हो। इस तरह से आप पूछ सकते हो कि सर हमको आगे क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। तो 6 महीने में मेंटोर का काम यहाँ पर रहेगा। इसके बाद जैसे ही 3 मंथ पूरे हो जाएंगे आपके प्री पीएचडी कोर्स वर्क को, तो मिड टर्म एग्जाम होगा, ठीक है, मिड एग्जाम होंगे, मिड टर्म एग्जाम कि आपने अब तक क्या क्या सीखा है पता भी तो लगना चाहिए। और ध्यान रखना है जो ये मिड टर्म के एग्जाम होंगे इसके मार्क्स ऐड होंगे, इसके मार्क्स जुड़ेंगे, ठीक है, जो फाइनल रिजल्ट बनकर आएगा, फाइनल रिजल्ट, तो उसमें ये मार्क्स भी जुड़ेंगे मिड एग्जाम के, ठीक है, 3 महीने के बाद जो एग्जाम होता है हमारा हुआ था उसके मार्क्स ऐड हुए थे, ठीक है। इसके साथ उसी दौरान रिव्यू ऑफ लिटरेचर बनाया जाएगा। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में क्या होगा, जैसे आप टॉपिक ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में कोई टॉपिक लेना चाहते हो, ठीक है, कैसे किस पर सिलम पर लेना चाहते हो, एग्रीकल्चर पर लेना चाहते हो, या फिर क्लाइमेट चेंज पर, या फिर कोई भी स्टडी करना चाहते हो, तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्या है बाकी थीसिस पढ़नी है, अदर जो पहले थीसिस हो चुकी हैं, ठीक है। रिसर्च पेपर भी कर सकते हो, रिसर्च पेपर भी पढ़ सकते हो, ठीक, या किसी ने यहाँ पर रिव्यू वो क्या बोलते हैं सिनॉप्सिस बनाई है, सिनॉप्सिस, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। तो ये सब पढ़ने के बाद आपको एक पीपीटी तैयार करनी पड़ेगी, पीपीटी तैयार करनी पड़ेगी। यहाँ पर एक्सटर्नल आएंगे, एक्सटर्नल आपके कोऑर्डिनेटर बैठेंगे, कोऑर्डिनेटर और सब्जेक्ट एक्सपर्ट को भी बुला सकते हैं, ठीक है, अगर चाहें तो बुला सकते हैं। तो उनके सामने आपको मंच पर आकर अपनी पीपीटी यहाँ पर प्रोजेक्टर में चलेगी, खड़े होकर अपने इसके बारे में समझाना है। फिर वो क्वेश्चन पूछेंगे, स्टूडेंट भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो यहाँ पर सारे स्टूडेंट बैठे हुए होंगे, ठीक है, वो भी स्टूडेंट जो एक स्टूडेंट यहाँ खड़े होंगे प्रोजेक्टर पर उनका पूरा काम चलेगा तो पूछ सकते हैं ये, और बाकी सारे इधर बैठे रहेंगे वो तो पूछेंगे ही। ये तो रहा रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ठीक है, वाइवा भी होगा। इसके बाद फिर होगा आपका फाइनल एग्जाम। ध्यान रखना है जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर ये हुआ था इसके मार्क्स 50 मार्क्स थे हमारे टाइम पर, तो ये ऐड हुए थे जो फाइनल रिजल्ट आया था। अब यहाँ पर होता है आपका फाइनल एग्जाम। फाइनल एग्जाम में कैसे लिस्ट बनेगी, जो मिड, देखिए फाइनल एग्जाम हुआ यहाँ पर, अब रिजल्ट डिक्लेयर होगा। मिड टर्म एग्जाम जो हुआ था उसके मार्क्स, रिव्यू ऑफ लिटरेचर बताया था अभी पीपीटी वाइवा, इसके मार्क्स, फाइनल एग्जाम के मार्क्स, फाइनल एग्जाम के मार्क्स, इन तीनों के मार्क्स जुड़कर फाइनल रिजल्ट आपका बनेगा, फाइनल रिजल्ट। अब इसके बेसिस पर ही पता लगेगा कौन पास है कौन फेल है। एक मिनिमम क्राइटेरिया बना देंगे, कितने मार्क्स से इतने मार्क्स से ऊपर जिसके भी आए वो पास होगा या फेल होगा। शायद 40% था, ठीक है, क्लियर नहीं है कि 40% से ऊपर मार्क्स जिसके भी थे, हाँ 40 या 45 यही होगा, ठीक है, बता देंगे आपको सर कि 40 थे या 45 थे। तो जिनके इससे ऊपर है वो पास हैं, जिनके कम हैं, और एग्जाम में उनको ही बैठने दिया जाएगा जिनकी अटेंडेंस 75% से ऊपर है, ठीक है, उनको नहीं बैठने दिया जाएगा जिनकी कम है। तो
फाइनल रिजल्ट है पास या फेल। जो फेल हो जाते हैं उनको एक मौका और दिया जाएगा, उनका फिर से एग्ज़ाम होगा, ठीक है, उनका दोबारा से एग्ज़ाम होगा। जो पास हो गए ठीक है, जो फेल हो गए या जिनका छूट गया उनके एग्ज़ाम फिर से होगा एक बार फिर, ठीक है। अब यहाँ पर फिर भी फेल हो गए, फिर दिक्कत है, ये पास आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 2 मौके मिलेंगे यहाँ पर। इसके आगे फिर अब सुपरवाइजर अलॉटमेंट होगा। रिजल्ट आया, पास हो गए, अब जो आपकी सुपरवाइजर लिस्ट है अब होगा यहाँ से खेल शुरू। सुपरवाइजर अलॉटमेंट, जिस सब्जेक्ट के सुपरवाइजर आपको लेने हैं, अपने सुपरवाइजर के पास आपको जाना है। कॉलेज वाले हैं तो कॉलेज में आपको जाना है, कैंपस के हैं तो कैंपस में विजिट करना है। अब देखिए किसी की मर्जी नहीं चलेगी इसमें, आपकी मर्जी और आपके सुपरवाइजर की मर्जी चलेगी। आप उनके पास गए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी। कैसे? जैसे आप सर के पास गए, 4 कॉलेज में आपके सुपरवाइजर हैं, चारों के पास गए, ठीक है। जाएंगे और भी स्टूडेंट, लेकिन उन्होंने किस किस को लेने के लिए राजी कर लिया है उन पर टिक कर देंगे वो। बाकी और स्टूडेंट आएंगे उनको बोल देंगे कि हमारी सीट भर चुकी है। फिर जाएंगे वो दूसरे कॉलेज, दूसरे सर के पास, देखेंगे कहीं ना कहीं सीट मिलेगी। जो फुर्ती में रहेंगे वो फुर्ती में ले लेंगे पहले, जो बाद में रह जाएंगे उनको बाद वाले मिलेंगे, ठीक है। तो ये सुपरवाइजर और स्टूडेंट के बीच के संबंध रहेंगे। स्टूडेंट और सुपरवाइजर की मर्जी रहेगी, परस्पर संबंध, ठीक है। सुपरवाइजर जिन स्टूडेंट जो पहले आ गए उनको ले लेंगे, अगर मन बन गया, मन बना कि इनमें से ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसे नॉलेज कम है, क्योंकि वो पूछेंगे आपसे, क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, जवाब दे पाए तो वो हाँ कर देंगे, नहीं दे पाए तो फिर और स्टूडेंट का वेट करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट तो सारे ही बारी बारी से जाएंगे। तो वो फाइनल लिस्ट फिर आ जाएगी कि XYZ जो भी सुपरवाइजर है उनके अंडर में ये 4 सीटें थी, चारों सीट फुल हो गई। ABC सुपरवाइजर हैं, इनके अंडर में 2 सीटें थी, दोनों फुल हो गई, ये 2 स्टूडेंट आ गए, ठीक है। इस तरह से फाइनल लिस्ट बन जाएगी सुपरवाइजर अलॉटमेंट की, ठीक है। एक लेटर होगा, वो सुपरवाइजर सर या मैम है उनसे साइन करवा कर लाना होगा, ठीक है, यूनिवर्सिटी में जमा करना होगा। टॉपिक सिलेक्शन आफ्टर डिस्कशन विद सुपरवाइजर। अब आप यहाँ पर क्या है, सुपरवाइजर सर से मिल लिए, आपके अलॉटेड हो गए, ठीक है। अब आपके 5 साल या 3 साल से 5 साल जो भी PhD चलेगी वो सुपरवाइजर अब फिक्स हो गए, ठीक है। सुपरवाइजर के साथ को सुपरवाइजर या को गाइड का भी ऑप्शन आएगा, भरना चाहो तो भर सकते हो, ठीक है। अब टॉपिक डिस्कशन हुआ, यहाँ पर आपने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, टॉपिक पर थोड़ा टॉपिक पर क्या है, आपने थोड़ा काम करना शुरू कर दिया, वर्क ऑन योर टॉपिक, ठीक है। आपका जैसे पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस में आपने क्या है, कोई टॉपिक ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड लिया, उस पर काम किया, ठीक है, सुपरवाइजर के साथ मिलकर। अब टॉपिक पर काम किया, अब बारी आती है RDC मीटिंग की। काम तो किया है, काम कितना अच्छा है, कैसा है, फोटो डिस्कशन सारा RDC मीटिंग में होगा। यहाँ पर 4 या 5 प्रोफेसर का पैनल होगा, वो आपके काम को चेक करेंगे। अगर काम ठीक है, टॉपिक आपका लगा कि टॉपिक में कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या है, उसी टाइम अप्रूव्ड लिख देंगे। अप्रूव्ड मीन्स आपका पास हो गया। अब फिर आपके टॉपिक में लगा कुछ दिक्कत है तो मॉडिफाइड कर देंगे। मॉडिफाइड कर देंगे मीन्स कुछ चेंजेस करना है तो वो वहीं बता देंगे आपको मॉडिफाइड, बाकी एक लेटर भी आपको आएगा। अगर किसी का डिसअप्रूव्ड कर दिया वो दिक्कत हो जाएगी। कोशिश करना कि डिसअप्रूव्ड आपका नहीं हो पाए। अगर ये हो गया तो दिक्कत आ जाएगी, आपकी PhD ही रुक जाएगी। समझ रहे हो ना बात? डिसअप्रूव्ड कर दिया तो यहाँ PhD रुकने के चांसेस पूरे के पूरे हो जाते हैं, PhD आपकी खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए कोशिश करना अप्रूव्ड करवा लेना, या मॉडिफाइड हो गया
तो कोई बात नहीं, ये एक बार मौका और मिलेगा, लेकिन डिसअप्रूव्ड में दिक्कत आ जाएगी। टॉपिक फाइनल और मॉडिफाइड और रिजेक्ट। देखिए अप्रूव्ड हो गया तो फाइनली हो गया आपका, मॉडिफाइड हुआ एक मौका और मिलेगा, एक मौका और मिलेगा, ठीक है। या रिजेक्ट हो गया, यहां थोड़ा दिक्कत आ जाती है, ठीक है, रिजेक्ट में थोड़ा दिक्कत आ जाएगी। सेकंड चांस फॉर स्टूडेंट्स ऑफ फॉर रीआरडीसी। अब देखिए जिनका मॉडिफाइड हुआ था, वैसे रीआरडीसी के लिए सबको लेटर आएगा, अप्रूव्ड वालों को भी, मॉडिफाइड वालों को भी। जिनका अप्रूव्ड हुआ है वो जाकर बैठ सकते, लेकिन उनका उस टाइम काम कुछ होगा नहीं, क्योंकि आपका तो पहले से ही टॉपिक पास हो गया। मॉडिफाइड वालों का काम फिर से देखेंगे कि जो चीज हमने बताई सही करने को, करेक्शन के लिए आपने सही की, ठीक है। 7 कॉपी आपको यूनिवर्सिटी में देनी होंगी। यूनिवर्सिटी में 7 कॉपी, देखिए जब अप्रूव्ड पहले वाला था, अप्रूव्ड 7 कॉपी, तब अगर करेक्शन हुआ तो फिर से 7 कॉपी फिर से देनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। यहाँ पर टाइम तो लगता है, सेकंड चांस मिलेगा जिनकी मॉडिफाइड हुई है। अब करेक्शन के बाद अगर दोबारा रीआरडीसी हुई, उनको लगा कि अब कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका फिर अप्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अप्रूव्ड हो गया, अब सभी स्टूडेंट का, इनका भी अप्रूव्ड, इनका भी अप्रूव्ड, सबका अप्रूव्ड हो गया। अब यहाँ से काम शुरू कर सकते हैं, ठीक है। इस बीच आपको बीच बीच में प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी पड़ेगी हर 6 महीने बाद। हर 6 महीने के बाद आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी पड़ेगी, ठीक है। फिर प्रोग्रेस रिपोर्ट पर पूछेंगे कि आपने क्या क्या किया, ठीक है। मीटिंग होगी सर मैम के साथ यहाँ पर कि आपने क्या क्या किया, वो बताना होगा। बीच बीच में आप सेमिनार, वर्कशॉप, रिसर्च पेपर करते रहना, क्योंकि रिसर्च पेपर करोगे तभी फाइनल आपकी जो पीएचडी थीसिस सबमिट होगी, तो एक रिसर्च पेपर भी वहां पर मांगेंगे। वर्कशॉप करते रहना, सेमिनार, अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट में लिखते रहना, ठीक है। बीच के समय काल में काम करते रहना है, प्राइमरी डेटा लेते रहना है, कलेक्ट करते रहना है, प्राइमरी डेटा पर वर्क करना है, ठीक है, कलेक्ट करना है, काम करना है प्राइमरी डेटा पर, सेकेंडरी डेटा पर, चैप्टर्स पर काम करना है, टाइपिंग करनी है अच्छे से, बाइंडिंग करानी है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको तभी करानी है, वर्क करना है पूरा का पूरा। फाइनल काम होगा थीसिस सबमिशन का, फिर आपकी होगी एक फाइनल मीटिंग, ठीक है, फाइनल मीटिंग। तो आप अपनी पीएचडी को यहाँ पर डिफेंड करोगे, जो भी आपने लिखा है, थीसिस जमा करोगे। तो ये थी आपकी पीएचडी की जर्नी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जितनी भी बातें थी, सारी बातें बताई हैं। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, ठीक है, सब्सक्राइब कर सकते हो। लगे इफेक्टिव है वीडियो तो एक अच्छा सा कमेंट कर सकते हो, लेकिन शेयर जरूर करना है। एक स्टूडेंट को 5 से 10 सब्सक्राइबर यहाँ पर आज बढ़वाने हैं। तो लगे हमारा काम अच्छा है कि आपको कुछ प्रोडक्टिव मिल रहा है, तो आपको 5 से 10 स्टूडेंट यहाँ पर आज जोड़ने हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और यूनिवर्सिटी के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।